हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 30 और इसमें हम बात करेंगे नॉर गेट एसआर लैच और नैंड गेट एसआर लैच के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लें ताकि लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एसआर लैच के बारे में और वहां पर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक था आपका एक्टिव हाई एसआर लैच और एक था एक्टिव लो एसआर लैच। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तो एसआर लैच को हम दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें हम दो नॉर गेट का यूज भी कर सकते हैं जिनको हम क्रॉस कपल्ड करेंगे और दो नैंड गेट का यूज कर सकते हैं जिनको हम क्रॉस कपल्ड करेंगे। यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे तो हमने दो नॉर गेट का यूज किया है और उनको हमने रिप्रेजेंट किया है G1 और G2 से। अब G1 की जो आउटपुट है वो G2 की एक इनपुट है, उसी तरीके से G2 की जो आउटपुट है वो G1 की एक इनपुट है और G1 की एक इनपुट R है और G2 की एक इनपुट S है। इस तरीके से हमने इसको क्रॉस कपल्ड किया है और इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन को यानी कि नॉर गेट एसआर लैच को हम बोलते हैं आपका एक्टिव हाई एसआर लैच। और अगर हम नैंड गेट का यूज करके एसआर लैच डिजाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव लो एसआर लैच। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन देख ली है, अब इसकी वर्किंग जो है या किस तरीके से काम करेगी ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आगे के लेक्चर्स आपके लिए आसान हो जाएं। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो हम इसको केस वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये इजी हो जाए। तो सबसे पहले इनिशियली आप एज्यूम कर लीजिए कि जो आपका ये लैच है ये आपका सेट स्टेट में है, ठीक है। और अगर सेट स्टेट में है तो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको कि Q की वैल्यू आपकी 1 होगी और Q बार इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर Q इज इक्वल टू 1 है और Q बार इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है सेट। उसी के साथ साथ जो दो इनपुट्स हैं हमारी यानी कि और R और S, इनकी वैल्यू भी हम मान लेते हैं। मैंने आप बताया Q की वैल्यू 1 है और Q बार की वैल्यू 0 है। और जो हमारे इनपुट्स हैं यानी कि R और S, उनकी वैल्यू भी मान लीजिए इनिशियली हमने 0 0 प्रोवाइड कराई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं गेट 1 के बारे में। तो गेट 1 के लिए आप देखेंगे तो एक इनपुट तो है आपकी 0, दूसरी इनपुट आपकी क्या होगी, Q बार इज इक्वल टू 0 है तो दूसरी इनपुट भी 0 है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको पता है नॉर गेट आपने डिटेल में स्टडी किया है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो नॉर गेट का मैंने आपको बताया है कि अगर इसकी एक भी इनपुट हाई होगी यानी कि 1 होगी तो आउटपुट इसका लो होगा, ठीक है। तो इस केस में 0 0 पर 1 आएगा, 0 1 पर एक भी इनपुट अगर हाई हो गई 1 हो गई तो ये लो हो जाएगी। सिमिलरली ये भी 0 और 1 1 पर भी 0, यानी कि अगर दोनों ही इनपुट्स आपकी लो होंगी तो ही आपका आउटपुट हाई होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये नॉर गेट के आपके ट्रुथ टेबल है। अब यहाँ पर आइए इस कॉन्सेप्ट को, मैंने बताया Q बार इज इक्वल टू 0 है तो एक इनपुट तो इस नॉर गेट G1 के लिए 0 है और R इज इक्वल टू हमने 0 माना ही है या इनपुट्स प्रोवाइड कराई है। तो 0 0 के लिए इसकी आउटपुट 1 होगी। उसी तरीके से अगर 1 है तो ये जो 1 है ये आप देखेंगे ये आपकी गेट 2 के लिए एक इनपुट है और S हमारा 0 है ही, तो 1 और 0 आउटपुट पर आपको फिर से 0 मिलेगा। ये आपको समझ में आया है। इसका मतलब आपने देखा कि आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था Q इज इक्वल टू 1 है और Q बार इज इक्वल टू 0 है, तो आपको आउटपुट भी Q इज इक्वल टू 1 और Q बार इज इक्वल टू 0 ही मिला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से आप इसमें एक चीज और मान लीजिए, इस बार हम कर देते हैं Q इज इक्वल टू 0 और Q बार इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका हम अपोजिट कर देते हैं और जो इनपुट्स हैं वो सेम है यानी कि R इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0 ही है। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब आप इस बार रख के देखिए, मैंने कहा आपसे Q को आप 0 मान लीजिए और Q बार को आप 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर 1 आएगी, ये 1 हो जाएगी यानी कि R 0 है और एक 1 आ रही है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी इस केस में, वो 0 ही मिलेगी। उसी तरीके से अगर ये 0 है तो यहाँ पर एक इनपुट इसकी गेट 2 के लिए G2 की यानी कि जो इनपुट है वो एक 0 है और S हमारा इनिशियली 0 है ही है, तो 0 और 0 तो आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा 1।
तो आपने देखा इस केस में आपको क्या मिला, 0 और 1 मिला। इनिशियली एज्यूम क्या किया था आपने, q इज इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता ये लगा कि अगर हमने इनपुट्स प्रोवाइड कराए हैं r इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 0, तो जिस स्टेट में आपकी लैच प्रीवियसली थी वो उसी स्टेट में रहेगी। ये आप समझ गए हैं। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि हमने इनिशियली एज्यूम किया था q इज इक्वल टू 1 और q बार इज इक्वल टू 0। जब ये पुट किए हमने तो भी हमें यही मिला, यानी कि q इज इक्वल टू 1 और q बार इज इक्वल टू 0। इस स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली अगर q इज इक्वल टू 0 है, q बार इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0 पुट करने पर भी यही हमें कंडीशन मिली। तो सिंपली कह सकते हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0, तो लैच के स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। यही हमने प्रीवियसली जो ट्रुथ टेबल पढ़ी थी एसआर लैच की, वहां पर भी यही था। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका बेस है फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह के लिए, ठीक है। अब दूसरा केस हम देख लेते हैं। दूसरे केस के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि q इज इक्वल टू आपका 1 है और q बार इज इक्वल टू 1 है। ये इनिशियली कंडीशन है आपके इस लैच की, एसआर लैच की। इस बार जो इनपुट्स हैं वो आप क्या देंगे, s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0। इनपुट्स पर ध्यान रखना है आपको, s इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर रख लीजिए, हमने क्या कहा है, इनिशियली q इज इक्वल टू 1 है और q बार इज इक्वल टू 0 है और r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 1 है। अब गेट 1 को देखिए आप, गेट 1 के लिए दो इनपुट्स क्या हो जाएंगे, q बार इज इक्वल टू 0, एक तो ये आ जाएगी, आप देख रहे हैं क्रॉस कपल्ड है, तो एक q बार इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी आपका है ही है। तो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट क्या आएगी, g1 के लिए 1 आएगी, यानी कि पहले भी हमने 1 मानी थी, अब भी 1 ही है। उसी तरीके से अगर ये 1 है तो इसके लिए एक इनपुट 1 हो जाएगी और s पहले से ही 1 है तो इसकी आउटपुट आपको 0 मिलेगी, यानी कि 0 ही मानी थी ये q बार की वैल्यू और 0 ही आपको मिल रही है। ये बात आप समझ गए हैं। अब एक चीज और देखिए आप इसमें, जैसे हमने प्रीवियसली किया था, इस बार q की वैल्यू 0 कर लीजिए और q बार की वैल्यू आप 1 रख लीजिए। इनपुट सेम रहेंगे, इनपुट्स आपके क्या हो जाएंगे, s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस बार हमने कहा है q की वैल्यू 0 कर लीजिए और q बार की वैल्यू 1 कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गेट 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले गेट 2 के लिए जो इनपुट्स होंगी वो होंगी 0 और 1, ठीक है, यानी कि s की वैल्यू 1 है और दूसरी इनपुट जो 0 है, तो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, 1 और 0 के केस में भी 0 मिलेगा। अगर 0 ये आ रही है आउटपुट तो ये क्रॉस कपल्ड होगी, g1 की एक इनपुट है और r इज इक्वल टू 0 इनिशियली है, तो इनपुट आउटपुट जो है गेट 1 का वो आपको 1 मिलेगा। तो आपने माना था इनिशियली q इज इक्वल टू 0, लेकिन इस बार q इज इक्वल टू 1 मिला और यहाँ पर आपने q इज इक्वल टू 1 माना था इनिशियली और लेकिन यहाँ पर q बार इज इक्वल टू 0 मिला। ये बात आप समझ गए हैं। तो इससे आपको क्या एक बात पता लगी, आपको ये बात पता लगी यहाँ से कि अगर हम s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपकी जो लैच है वो सेट स्टेट में चली जाती है। यही हमने ट्रुथ टेबल में भी पढ़ा था, यानी कि इनिशियली इसकी कंडीशन कुछ भी हो, आपने देखा है कंडीशन हमने चेंज की हैं अलग अलग, लेकिन वो अल्टीमेटली सेट स्टेट में ही चला जाता है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। केस 3 ले लीजिए। इस बार हम क्या कहते हैं केस 3 के इसमें कि q इज इक्वल टू 1 है एंड q बार इज इक्वल टू 0 है। इनिशियली हमने ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि जो इनपुट्स हैं, अगर आपकी इनपुट्स s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1 है, ये हमने अप्लाई की हैं, रख लीजिए। q इज इक्वल टू 1 है, q बार इज इक्वल टू 0 है, r की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू आपकी 0 है। ये गेट 1 के लिए देखेंगे तो दो इनपुट्स क्या होंगी, 1 और 0, क्योंकि क्रॉस कपल्ड है तो q बार की वैल्यू यहाँ पर आएगी। और गेट 1 के लिए आपकी जो आउटपुट होगी 1 एंड 0 के इसमें 0 होगी, यानी कि इनिशियली आपने माना था 1 लेकिन हो गया 0। उसी तरीके से ये 0 यहाँ पर भी आएगा, तो 0 एंड 0 ये 1 आउटपुट होगी, इनिशियली आपने माना था 0 लेकिन हो गया 1, ठीक है।
केस थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और Q बार इज इक्वल टू 1 कर दीजिए। इनपुट सेम रहेंगे, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम रखेंगे इस बार Q इज इक्वल टू 0 और Q बार 1 रख लीजिए। तो Q बार यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 एंड 0 फिर से 1 है, यानी कि 1 ही माना था और 1 ही मिल गया है। और ये 1 अब यहाँ पर जाएगा, तो 1 एंड 1 0, यानी कि 0 ही हमने एज्यूम किया था और 0 ही आपको मिल गया है। इस केस से आपको पता क्या लगा कि अगर हम इनपुट्स अप्लाई करते हैं S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 1, तो आपकी लैच इनिशियली किसी भी स्टेट में हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी रीसेट स्टेट में चली जाती है। देख रहे हैं आप, Q की वैल्यू आपको 0 ही मिल रही है। Q की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि जो लैच है आपकी वो रीसेट स्टेट में चली गई है, और Q बार की वैल्यू 1 है, ये भी सेम इंप्लाई करती है। तो आई होप ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये आपको समझ में आया होगा। यही बेसिक आपके केस थे। अब एक केस और भी बन सकता है आपका, जिसे आप केस 4 भी बोल सकते हैं। वो ये था कि S की वैल्यू भी आपकी 1 हो और R की वैल्यू भी 1 हो, लेकिन इस केस में मैंने आपको बताया था कि ये वैलिड नहीं होगा, यानी कि ये हमारा इनवैलिड होगा। इसको आप खुद भी अब सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटपुट जो है वो इस केस में आपको क्या मिलेंगे कि Q भी 0 मिलेगा और Q बार भी 0 मिलेगा, जबकि ये लॉजिकली ठीक ही नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये 0 है तो 1 होना चाहिए, ये 1 है तो 0 होना चाहिए, तो ये लॉजिकली ठीक नहीं है। तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं इनवैलिड को। ठीक है, तो S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1, ये इनवैलिड कंडीशन है। तो आई होप ये जो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसमें कुछ और चीज भी देख लेते हैं कि क्या हमें करना है इसमें। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखें कि अगर आपको लैच के स्टेट को चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना। आपने इससे देखा है कि जो सेट और रीसेट हमारी इनपुट्स हैं, इनको आपको पल्स करना है। अगर सेट करना है तो सेट को पल्स कर दीजिए, रीसेट करना है तो रीसेट को पल्स कर दीजिए। लैच का जो आपका स्टेट है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है मिनिमम पल्स विड्थ। मिनिमम पल्स विड्थ जो है, जो कि इस लैच के लिए हम निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगी कि जो आपके गेट्स हैं, जो आपने गेट्स यूज किए हैं, उनका जो प्रोपगेशन डिले है, ठीक है, जो प्रोपगेशन डिले होगा उनके थ्रू, वही हमारी मिनिमम पल्स विड्थ होगी। यानी कि एक गेट जो है आपका, आपने देखा है वो लो टू हाई हो रहा है और दूसरा आपका हाई टू लो हो रहा है। तो इसके लिए सिंपली आप एक चीज ध्यान रख लीजिए कि जो PW और सबस्क्रिप्ट मिन है, यानी कि मिनिमम जो पल्स विड्थ है जो प्रॉपर ऑपरेशन के लिए चाहिए आपको गेट के लिए, वो इक्वल टू हो गया आपके TPLH प्लस TPHL। ये आप ध्यान रख लीजिए कि पल्स विड्थ मिनिमम किसके इक्वल होगी। यहाँ पे इनको मैं आपको बता देता हूँ फिर से। PW मिन क्या है, आपकी मिनिमम पल्स विड्थ है जो आपको चाहिए प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ गेट, और TPLH क्या है आपकी, और TPHL क्या है, ये प्रोपगेशन डिले है। डिले है गेट्स के साथ जो एसोसिएट है, कि जबकि आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है लो टू हाई, LH का मतलब है लो टू हाई, इसी तरीके से ये प्रोपगेशन डिले है, जबकि आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है हाई टू लो। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोपगेशन डिले का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम पल्स विड्थ भी कैलकुलेट की जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं नैंड गेट SR लैच। तो अभी तक हमने नॉर गेट SR लैच पढ़ी थी। इस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ही ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने यूज किए हैं दो आपके नैंड गेट्स, और नैंड गेट यूज किए हैं तो मैंने आपको बताया था इसे हम कहते हैं आपका एक्टिव लो SR लैच। एक्टिव लो SR लैच क्यों कहते हैं इसमें, वहां पर आप देखेंगे, ये आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर हमारा जो गेट 1 था उसके साथ एसोसिएटेड था आपका R, यानी कि ऊपर R था और नीचे S था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, गेट 1 के लिए ऊपर S है और नीचे R है, बाकी
जो गेट्स का हमने अरेंजमेंट है वो सेम क्या है, यानी कि गेट 1 की जो आउटपुट है वो गेट 2 की एक इनपुट है और गेट 2 की जो आउटपुट है वो गेट 1 की एक इनपुट है। तो सेम वही है। इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एक्टिव लो एसआर लैच है तो जस्ट इसकी मैं आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी कि आप इनको वैल्यूज को रख के देखेंगे। इनिशियली एज्यूम कर लीजिए Q इज इक्वल टू 1, Q बार इज इक्वल टू 0 और इनपुट्स आप S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो आपको अल्टीमेटली कंडीशंस मिलने लग जाएंगी। तो मैं जस्ट आपको एक ट्रुथ टेबल डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि आप बस इसको याद कर लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियसली समझ ही लिया है। तो ये एक्टिव लो है, तो इस केस में आप देखेंगे कि अगर S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 0 है तो ये इस बार इनवैलिड कंडीशन होगी। लास्ट में क्या था आपका, S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1 थे तो इनवैलिड कंडीशन थी, लेकिन ये एक्टिव लो है तो जस्ट अपोजिट होगी है आपकी नॉर गेट एसआर लैच के। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 0-0 अगर कंडीशन हो गई, दोनों इनपुट 0 प्रोवाइड करा दी तो इनवैलिड आपकी कंडीशन होगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर R को 1 प्रोवाइड कराएंगे और S को 0 प्रोवाइड कराएंगे तो सेट होगा ये, ठीक है, क्योंकि एक्टिव लो है। और इसी तरीके से S की वैल्यू 1 होगी, R की 0 होगी तो Q 0 होगा आपका, इसका मतलब है कि रीसेट है। और 1-1 पर Q नॉट होगा, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, जिस स्टेट में पहले था उसी स्टेट में इन इनपुट्स के अप्लाई करने के बाद भी रहेगा। तो अब ये बहुत ही आसान है, आप बड़े ही आसानी से इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आपने देख लिया कि जो ऑपरेशन है इस लैच का वो जस्ट रिवर्स है नॉर गेट एसआर लैच के, जो हमने पहले पढ़ी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्टिव लो एसआर लैच। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो सिंपली इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको सेट रिसेट करना है तो नॉर्मली जो इनके इनपुट पिन है उन पे अकॉर्डिंगली आपको 0 प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। अब इसमें आप ध्यान एक और रखिए कि पहले यहीं पर आपको बता देता हूं कि आप जो एक्टिव लो नैंड एसआर लैच है उसको आप एक्टिव हाई नैंड लैच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्वर्टर्स यूज करने, यानी कि हम यहाँ S यूज कर रहे थे, इन्वर्टर के साथ में S बार हो जाएगा, इनपुट पर आपको S बार प्रोवाइड कराना है। सिमिलरली R दे रहे थे तो R बार, यानी कि एक इन्वर्टर हमने यूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपका बन जाएगा एक्टिव हाई नैंड एसआर लैच, ठीक है। तो इसकी जो अब ट्रुथ टेबल है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे आपकी एक्टिव हाई एसआर लैच नॉर के केस में थी। देखेंगे आप 0-0 पर नो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो पहले कंडीशन थी वही इस बार है। सिमिलरली 0-1 है तो ये भी आपका 0-1 है, यानी कि रीसेट के केस में ये रीसेट है। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रुथ टेबल को आप देख सकते हैं। 1-1 पर फिर से वही इनवैलिड आपकी एक्टिविटी हो गई, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक एक्टिव लो और गेट का यूज करेंगे, हमने बनाया है एक्टिव लो एसआर लैच यूजिंग और गेट्स। तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो भी आपको बताना जरूरी था। तो आप देख लीजिए और गेट्स लगाए हैं। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर ये इन्वर्टर, ये बबल्स यूज किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक्टिव लो एसआर लैच बना सकते हैं यूजिंग और गेट्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा है। पसंद जरूर आता है तो लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक करने से आपको कुछ भी नहीं मिलता मगर हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इन वीडियोज को चेकआउट करिए। और यहाँ पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।